नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरी कहानियां पर स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। मैं डरी सहमी सी बेड के कोने में बैठी थी। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, मुझे लग रहा था जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। उस आहट से ही मेरा दिल धक से रह गया। मैंने डर के मारे अपनी मुट्ठियां भींच लीं, सोच रही थी कि अब मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। कमरे का दरवाजा खुला और वो व्यक्ति लड़खड़ाते कदमों से अंदर आया। उसने जोर से दरवाजा बंद किया। जैसे जैसे उसके डगमगाते कदम मेरी तरफ बढ़ रहे थे, मुझे लग रहा था कि बस मेरी जान निकल जाएगी। वो नशे से चूर आंखों के साथ गिरने के अंदाज में बेड पर बैठ गया। मैं सहमकर बिल्कुल बेड के कोने में जा सिमटी। वो कहने लगा, इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई गैर नहीं। तुम्हें बहुत रीति रिवाज और कानून याद आते थे मुझे देखकर। देख लो, अब हर तरीके से मैं तुम्हारा पति हूँ, कानूनी भी और रीति रिवाज के अनुसार भी। ये मत समझना कि मैं नशे में हूँ तो तुम्हें छोड़ दूंगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि शादी के फेरे क्या होते हैं और शादी के मंत्र क्या होते हैं, कानूनी पति क्या होता है। ये सब मैं आज की रात तुम्हें बताऊंगा। ये सुनकर मैं रोने लगी। उस समय मैं बिल्कुल बेबस थी। मैं अभी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में ही थी। मेरी उम्र अभी सिर्फ 19 साल की थी और मैं 12वीं क्लास की स्टूडेंट थी। स्कूल से घर लौट रही थी कि अचानक मेरे सामने एक गाड़ी रुक गई। गाड़ी के पिछवाड़े का दरवाजा खुलते ही किसी ने मेरी कलाई पकड़कर अंदर की तरफ जोर से खींच लिया। मैं डगमगाकर गाड़ी में गिर पड़ी। किसी ने मुझे खींचकर गाड़ी के अंदर किया और दरवाजा एकदम बंद हो गया। मेरी नाक पर एक रुमाल रख दिया गया और मैं होश की दुनिया से गाफिल हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मैं एक बंद कमरे में थी। ये देखकर मैं बहुत घबरा गई, रोने लगी और दरवाजा पीटने लगी। दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन मेरी पुकार सुनने वाला कोई था ही नहीं। रोते रोते मैं बेहाल हो चुकी थी। मेरा गला सूख चुका था और अब दर्द भी करने लगा था। पूरा कमरा बंद था। ना वहाँ खिड़की थी, न कोई रोशनदान जिससे मैं अंदाजा लगा सकूं कि मैं कहाँ हूँ, बाहर दिन है या रात हो चुकी है। मैं हर चीज से बेखबर थी। 4 घंटे बाद जब दरवाजा खुला तो मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा था, उसे देखकर मैं सांस तक लेना भूल गई। उसके साथ 2 अन्य पुरुष भी थे। उन्हें देखकर मेरा दिल यूं धड़का जैसे रुक ही गया हो। मुझे लगा कि वो व्यक्ति शायद अपनी बेइज्जती का बदला लेने आया है, मेरी इज्जत को दागदार करेगा। लेकिन वो तो मुझे जिंदगी भर का दर्द देना चाहता था। वो कहने लगा, 10 मिनट बाद पंडित जी आएंगे। मैंने शादी के सारे इंतजाम कर लिए हैं। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर इज्जत के साथ भेज दूं, तो पहले इन शादी के कागजों पर साइन कर दो, बगैर किसी इनकार के। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं कर सकता। ये कहकर वो एक वकील को मेरे पास लेकर आ गया और कुछ कागज मेरी तरफ बढ़ा दिए। वो वकील भी शायद उसका खरीदा हुआ था। वकील ने कागज मेरी तरफ किए और मुझसे साइन ले लिए। मैं भी मजबूर थी। अगर मैं साइन ना करती तब भी वो अपनी मनमानी जरूर करता। इतना तो मैं उसे अच्छी तरह जानती थी। वो उन दोनों पुरुषों को बाहर ले गया। मैं रोने लगी। मुझे हर हाल में अपने घर वापस जाना था। मैंने सोचा कि शायद वो मुझसे शादी करेगा और मुझे वापस घर भेज देगा और फिर दुनिया के सामने मुझे अपनाने की बात करेगा। अगर मैं उसकी किसी बात से इनकार करती तो अंजाम मेरे लिए कुछ अच्छा न होता। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं उसकी किसी भी बात से इनकार नहीं करूंगी। वो मुझसे शादी करना चाहता है, कानूनी तरीके से भी और हमारे अपने रीति रिवाज के अनुसार भी। तो मैंने चुपचाप कागजों पर साइन कर दिए थे और मैंने सोच लिया था कि उसके साथ शादी के फेरे भी ले लूंगी। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगर उस दानव जैसे व्यक्ति से बचना है तो वो जैसा कहता है वैसा ही करती जाऊंगी। क्योंकि मैंने सोचा था कि जब शादी के बाद वो मुझे मेरे घर भेज देगा तो मैं अदालत के जरिए उससे तलाक ले लूंगी। लेकिन इस शैतान व्यक्ति के साथ कभी जिंदगी नहीं गुजारूंगी। लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। वो शादी करने के बाद भी और भी गलत इरादे रखता था और मैं उसके गंदे इरादों से बेखबर थी। अपनी खुशफहमी के चलते मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि शादी होते ही मैं घर चली जाऊंगी। इसीलिए मैं उसकी सारी बातें मान रही थी, क्योंकि मेरे पास यही एक चांस था अपनी इज्जत बचाने का। जैसे ही पंडित जी आए और वो मुझे बुलाने आया तो मैं बिना किसी इनकार के उसके साथ चली। मैंने कोई नानुकर नहीं की, खामोशी के साथ उसके साथ शादी कर ली। थोड़ी ही देर बाद सब लोग चले गए थे, लेकिन वो मुझे कमरे में लाकर बिठा दिया था। मुझे लगा कि अभी थोड़ी देर बाद वो आएगा तो मैं उसे कहूंगी, मुझे घर छोड़ दो, दुनिया के सामने मुझे इज्जत से अपनाने आना। मैं कुछ नहीं कहूंगी और चुपचाप तुम्हारे साथ चली आऊंगी। लेकिन वो व्यक्ति तो जैसे शादी करने के बाद भूल ही गया था।
जैसे जैसे समय गुजर रहा था, मेरा दिल धीरे धीरे रुकता जा रहा था। मैं उठकर खड़ी हुई, कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। जो तुम चाहते थे मैंने कर तो दिया है। भगवान के लिए दरवाजा खोलो, मुझे मेरे घर भेज दो। तुमने मुझसे शादी तो कर ली है, लेकिन विदाई इज्जत से और दुनिया वालों के सामने होगी तो मेरी इज्जत रह जाएगी। मेरी सारी बदनामी का दाग मत लगाओ। लेकिन बाहर बिल्कुल खामोशी थी। काफी देर तक मैं दरवाजा पीटती रही, रोती रही, विनती करती रही, लेकिन बाहर खामोशी का साया छाया था। कोई भी नहीं बोल रहा था। थक हार कर मैं दोबारा वही बेड पर बैठ गई। सुबह की भूखी प्यासी थी। अब मुझे लग रहा था जैसे मेरा शरीर बेजान सा होने लगा था। पानी का एक घूंट तक मैंने नहीं पिया था। जितना समय गुजर चुका था, मैं ये तो जानती थी कि रात गहरी हो चुकी है। मैं डरी सहमी सी आने वाले समय का इंतजार कर रही थी और तभी दरवाजे पर आहट सुनी। जब वो व्यक्ति कमरे में आया तो मैं डर से सिमट गई। वो मुझे वही बात याद दिलाने लगा जिसके बदले के तौर पर उसने मुझसे शादी की थी। मेरा नाम विनीता है। मैं एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। मेरा बाप गलत लत का शिकार था। वो नशा करके आता और मेरी माँ को मारता पीटता। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। बहुत खूबसूरत भी थी। मेरी माँ मुझे अपने बाप के पास भी नहीं जाने देती थी जब वे नशा करके घर आते। मेरी माँ कहती, तेरा बाप एक अच्छा इंसान नहीं है, उसे दूर रहकर देखो, क्योंकि इन नशेड़ियों का कोई भरोसा नहीं होता। इन्हें तो रिश्तों का भी लिहाज नहीं रहता। मैं भी अपनी माँ की बात मानती थी और अपने बाप के सामने बहुत कम जाती थी। हाँ, मेरी माँ मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और मैं भी अपनी माँ पर अपनी जान छिड़कती थी। हम दोनों माँ बेटी जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे थे। घर के खर्चे जोड़ तोड़ करके मेरी माँ ने मेरा एडमिशन करा दिया था, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। हालांकि मेरे बाप ने मना किया था कि क्या जरूरत है पढ़ने की, लेकिन मेरी माँ नहीं मानी थी और मुझे एक छोटे से स्कूल में एडमिशन करा दिया था। एक बार मेरे बाप की नशा करने से तबीयत बहुत खराब हो गई थी और वे वहीं सड़क पर बेहोश हो गए थे। तो यही लड़का रवि 2 अन्य लड़कों के साथ मेरे बाप को घर तक लेकर आया था। और वो एक मनहूस पल था कि दरवाजा मैंने ही खोला था। ये तीनों भी नशे में थे, लेकिन मेरे पापा नशे से बेहोश हो चुके थे। यूं अजनबियों के साथ जब मैंने अपने पापा को उनके कंधे पर हाथ डाले, चेहरा गर्दन लटके हुए देखा, तो मैं परेशान होकर पापा पापा चिल्लाने लगी। मेरी माँ मेरी चीख सुनकर बाहर आ गई। अजनबियों और नशे में धुत लोगों को देखकर मेरी माँ मुझे घूरने लगी और डांटते हुए बोली, तुम अंदर जाओ, तुम्हारे बाप का तो यही हाल होना था। इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जितना वो नशा करता है, एक दिन देखना किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाएगा। मैं कमरे में चली गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये पल मेरे लिए किस मुसीबत का कारण बनने वाला था। आज मैं आंसू बहाते हुए उस पल को कोस रही थी जब मैंने दरवाजा खोला था। उस लड़के ने तो मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी। मैं जब भी स्कूल जाती तो मुझे लगता जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। 2-4 दिन तो मुझे यही महसूस होता रहा, लेकिन एक बार मैंने पलटकर देख ही लिया। वही लड़का जो उस दिन मेरे पापा को लेकर आया था, कुछ कदमों की दूरी पर मेरे पीछे आ रहा था। 25 साल का नौजवान लड़का, सिगरेट मुंह में दबाए हुए था। गहरी सांवली रंगत थी और आवारा टाइप का था। मैंने बहुत ही नापसंदगी भरी नजरों से उसे देखा और गुस्से से घूरा भी, ताकि वो समझ जाए कि मुझे उसका पीछा करना पसंद नहीं। लेकिन वो अपने पीले दांत निकालकर हंसने लगा। काफी दिनों तक तो मैं उसे नजरअंदाज करती रही, लेकिन एक बार उसने मेरे साथ वो हरकत की कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं स्कूल से बाहर निकली तो वो सामने खड़ा था। मैंने उसे नजरअंदाज किया और घर की ओर बढ़ गई। मेरा स्कूल घर से बहुत दूर नहीं था, लेकिन 15 मिनट की पैदल दूरी पर था। वो लड़का जल्दी से मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा, ये कौन सा तरीका है? बीच सड़क पर तुम मेरा रास्ता रोककर कह रहे हो कि मुझे तुमसे बात करनी है। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती और न ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैंने अपने शब्दों को काफी तेज और सख्त रखा था। वो कहने लगा, तुम्हारा बाप मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है। मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजूंगा। तुम मुझे अच्छी लगती हो। ये सुनते ही मैं गुस्से से लाल हो गई। मैंने कहा, ऐसी हरकत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो और आगे से मेरा पीछा भी मत करना। ये कहकर मैं आगे बढ़ गई। मुझे लगा कि बात यहीं खत्म हो गई होगी, लेकिन वो लड़का 2 दिन बाद ही अपनी माँ के साथ हमारे घर पर आ धमका। मेरे पापा उस समय घर पर ही थे। मेरे पापा उसे जानते भी थे, इसलिए उसे घर आने से रोका नहीं। वो अंदर आ गया और बहुत ही धृष्टता से अंदर पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसकी माँ भी बड़ी अजीब सी थी, मुंह में पान दबाए पूरा घर देख रही थी।
उसे जरा भी इस बात का एहसास न था कि उसने अपने बेटे को कितनी घटिया परवरिश दी है और वो अपने इस घटिया बेटे का रिश्ता मेरे लिए लेकर आ गई थी। उसे चाहिए था कि वो अपने बेटे को सुधारती, क्योंकि उसका बेटा नशेड़ी था और नशेड़ी आदमी औरत को तकलीफ देने के बजाय क्या दे सकता है। नशेड़ी आदमी को तो नशा ना मिले तो वो अपनी पत्नी को भी बेच डालेगा। उस औरत ने मेरे बाप से इधर उधर की बातों के बीच मेरा रिश्ता मांग लिया। मुझे लगा था कि मेरा बाप उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल देगा, लेकिन मुझे हैरत हुई जब पापा ने कहा, तुम काम करते हो तो कुछ नहीं, मैं कैसे तुम्हें अपनी बेटी का हाथ थमा दूं। तो उसने जेब से 2 लाख रुपए निकालकर पापा के सामने रख दिए। उसकी माँ कहने लगी, हमारी दुकान भी है और घर भी है जिसका अच्छा किराया आ जाता है, आपकी बेटी हमारे घर सुखी रहेगी। ये कहकर उसने अपने मुंह में दबाए पान को बड़ी अकड़ से जमीन पर थूक दिया। मेरी माँ ने कहा, अपने 2 लाख उठाओ और यहाँ से चलो, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं। लेकिन मेरे पापा ने वो 2 लाख फौरन उनके हाथ से ले लिए और कहने लगे, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनते ही मैं गुस्से से कांपने लगी। मेरी माँ भी कहने लगी, क्या हो गया है आपको? मैं कभी भी अपनी बेटी किसी नशेड़ी के हवाले नहीं कर सकती। पापा कहने लगे, तेरी बेटी कहाँ से आई? वो मेरी बेटी है और मैं पूरे होशो हवास में उसकी शादी इस लड़के से करूंगा। ये सुनते ही मैं फौरन कमरे से बाहर निकल आई और गुस्से से चीखते हुए पापा से बोली, पापा, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं। मेरे मुंह से इनकार सुनते ही उस लड़की की माँ अपने बेटे को घूरने लगी और कहने लगी, कमबख्त, तू तो कहता था लड़की से तेरी मोहब्बत का चक्कर चल रहा है और ये तो इनकार कर रही है। ये सुनते ही मैं और भी गुस्से से लाल पीली हो गई। मैंने कहा, मैं इस जाहिल गवार को बिल्कुल पसंद नहीं करती, बेहतर है कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वो लड़का गुस्से से खड़ा हुआ, अपनी माँ को कहने लगा, माँ, अपनी हाथ में पहनी अंगूठी तो मुझे दे, मैं इसे बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए इनकार करने की? आखिर मुझमें ऐसी कौन सी कमी है? मैं उसके इनकार को नहीं मानता। ये सुनते ही मेरी माँ भी गुस्से से कहने लगी, तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, जब हमारा दिल नहीं मान रहा। लेकिन मेरे पापा मेरी माँ से लड़ने लगे, कहने लगे, विनीता मेरी बेटी है, मैं चाहे इसे कुएं में फेंक दूं, तुम कौन होती हो मना करने वाली? फिर वो उस लड़के से कहने लगे, पहनाओ मेरी बेटी को अंगूठी, मैं देखता हूँ कि कौन रोकता है। पापा ने मेरी माँ का हाथ जोर से पकड़ा और उन्हें कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। मैंने कहा, पापा, मुझे नहीं करनी इस लड़के से शादी, आप क्यों मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? लेकिन मेरे बाप ने मेरी एक न सुनी। उस औरत ने अपने हाथ से एक पुरानी सी सोने की अंगूठी निकालकर अपने बेटे के हाथ में रख दी। वो बहुत ही ढीठ अंदाज में मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। मैं कुछ कदम पीछे हटी। मैंने कहा, देखो, मेरे पास मत आना, खबरदार, जो तुमने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश भी की तो। लेकिन उसने बड़ी बेदर्दी से मेरा हाथ पकड़कर खींचा और अंगूठी जबरदस्ती मेरी उंगली में पहना दी। कहने लगा, आज के बाद तुम मेरी अमानत हो, अब तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे, समझी? इतना कहकर उसकी माँ ने अपने पास मौजूद पर्स से 5,000 रुपये निकालकर मेरे हाथ पर रख दिए और कहने लगी, बस, हम बात पक्की कर चुके हैं, अगले हफ्ते आएंगे और अपनी बहू को घर ले जाएंगे। मेरे पापा तो उन 2 लाख को बार बार गिन रहे थे और खुश हो रहे थे। मैं जानती थी मेरा बाप बड़ा लालची है और पैसों की खातिर कुछ भी कर सकता है। मेरी माँ दरवाज़ा खटखटा रही थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। मेरी माँ तो सर पीट कर रह गई। वो मेरे बाप को धक्का देकर बोली, तुम कैसे बाप हो? लोग अपनी बेटियों के लिए अच्छे नसीबों की प्रार्थनाएं करते हैं, अच्छे रिश्ते ढूंढते हैं, और तुमने अपनी इकलौती बेटी की मंगनी एक नशेड़ी से कर दी। मगर मेरे बाप ने उन लोगों के सामने ही मेरी माँ के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगा, ये मेरी बेटी है, मैं जो मर्जी करूं। तुम होती कौन हो मुझे सलाह देने वाली? अब अगर तूने मुंह से एक शब्द भी निकाला तो मैं तुझे अभी के अभी धक्के देकर घर से निकाल दूंगा। इतना सुनना था कि मेरी माँ खामोश हो चुकी थी। वो लड़का बड़ी बेशर्म नजरों से मुझे देखने के बाद अपनी माँ के साथ वहां से चला गया, जबकि मैं अपने हाथ में मौजूद वो अंगूठी देखती रह गई। कितनी देर तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, और जब थोड़ी देर बाद होश आया तो गुस्सा अंगूठी पर निकाल दिया। अंगूठी को उंगली से निकालकर मैंने बाहर फेंक दिया। मेरे लिए वो अंगूठी नहीं बल्कि जंजीर थी। नफरत सी महसूस होने लगी थी। मैंने अंगूठी उतारकर वहीं फेंक दी और कहने लगी, मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी। जब मेरे बाप ने ये देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गया। मैं जैसे ही कमरे से निकल रही थी, उसने मेरी चोटी पकड़ ली और दीवार से पटक दिया। कहने लगा, तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरी बात मानने से इनकार करे। वो अंगूठी उठा और वापस अपने हाथ में पहन, वरना तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तू देखती रह जाएगी। बाप की मार खाकर मजबूरन मुझे वो अंगूठी दोबारा पहननी पड़ी। सारी रात मेरी रोते हुए गुजरी। मैं उस व्यक्ति का सोच रही थी और मुझे घिन आ रही थी।
भला मैं उस व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकती थी। मांगनी के बाद वो रोज मुंह उठाकर घर में घुसा चला आता। कभी जबरदस्ती मुझे मोटरसाइकिल पर बैठाने को कहता, कभी स्कूल से लेने चला आता। मेरी सहेलियां मुझे देखकर मजाक उड़ाती तो मैं शर्मिंदा हो जाती। माँ से शिकायत करती तो वो भी क्या कर सकती, वो भी मजबूर थी। जैसे ही मैं स्कूल से आती वो घर चला आता। मेरा बाप उसे बिल्कुल मना नहीं करता, कहता तुम मेरे इकलौते दामाद हो, उसकी खूब सेवा करता। मेरा बाप और वो मिलकर कई कई घंटे ताश खेलते रहते और फिर शराब का दौर चलता। जब भी घर आता तो अजीब फरमाइशें करता, कहने लगता मेरे लिए चाय बनाकर लाओ, तो कभी अपने हाथों से हलवा बनाकर लाओ। वो मेरे सामने बैठकर मेरी तारीफें करता और मेरा बाप सुनकर खुश होता। मुझे तो अपने बाप से भी नफरत महसूस होने लगी थी, जिसके अंदर गैरत नाम की कोई चीज मौजूद न थी। वो बहाने बहाने से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करता तो कभी मेरे गले में पड़े दुपट्टे को खींचकर उतार देता। अगर मैं मना करती तो कहता तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। मैं गुस्से से कहती ये गलत है, अभी मैं तुम्हारी पत्नी बनी नहीं हूं। शादी से पहले मेरे साथ ऐसी हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जब तक शादी नहीं हो जाती तुम मेरे लिए गैर हो, अपनी हद में रहो। लेकिन उस ढीठ व्यक्ति पर कोई असर नहीं होता। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। घर पर कोई नहीं था और वो घर आ धमका। मेरे अकेलेपन का फायदा उठाते हुए मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे अपने करीब खींच लिया और चूमने की कोशिश करने लगा। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो रोज की तरह बोला तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मैंने उसे धक्का देकर दूर किया और गुस्से से कहा मैं अभी तुम्हारी पत्नी नहीं बनी, इसलिए शादी से पहले मुझे छूना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी माँ आ गई और वो चला गया। एक दिन एक ऐसी खबर सुनी जिसे सुनकर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या रोऊं। उस दिन मेरे पापा घर नहीं लौटे थे। सारी रात बीत चुकी थी। मेरी माँ भी परेशान हो रही थी कि कहीं पड़ा होगा किसी गली नुक्कड़ पर शराब पीकर। जैसे ही सुबह हुई तो मेरा जबरदस्ती का मंगेतर रवि मेरे पापा को घर लेकर आया। मेरे पापा की मौत हो चुकी थी। शराब पीने की वजह से वो इतना बेहोश हुआ कि दोबारा उठ ही न सका। मगर ये सुनकर मुझे जरा भी दुख महसूस नहीं हुआ, ना ही मेरी आंखों में आंसू आए। मैं उल्टे खाली खाली आंखों से अपने बाप को देख रही थी। कस्बे वाले मेरे बाप के अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं आए, क्योंकि पूरा कस्बा जानता था कि मेरे बाप की करतूतें कितनी गलत थीं। थोड़े बहुत लोग आए, वो भी सिर्फ मेरी और मेरी माँ की हमदर्दी के लिए। खैर, पापा के मरने के बाद तो रवि से सारे रिश्ते नाते टूट चुके थे। ये रिश्ता पापा ने तय किया था और अब मैं उसके इस रिश्ते से आज़ाद थी। अगले ही दिन जब वो दोबारा मुझसे मिलने घर आया, मैंने वो अंगूठी उतारकर उसके मुंह पर मार दी। रिश्ता तोड़ने पर वो गुस्से में आ गया और जबरदस्ती करने लगा, तो मैंने एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। कहा, दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना। मेरा बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसके साथ साथ तुम्हारे साथ भी मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। थप्पड़ खाकर वो जैसे पत्थर का हो गया। मगर मैंने पूरे कस्बे के सामने उसकी इतनी बेइज्जती की कि मुझे लगा वो दोबारा यहाँ कदम भी नहीं रखेगा। कुछ दिन बिल्कुल खामोशी रही। वो लड़का दोबारा यहाँ नहीं आया। मैं समझी कि शायद इतना अपमानित होने के बाद वो डर चुका होगा और अब दोबारा नहीं आएगा। मगर अगले ही दिन वो मुझे स्कूल से उठाकर जयपुर शहर के एक घर में ला चुका था। मैं कमरे में बैठी थी, क्योंकि शादी कर लेने के बावजूद उसने अभी तक मुझे वापस घर नहीं भेजा था। तभी दरवाज़ा खुला। अब नशे में चूर वो सामने आकर बैठ गया। कहने लगा, डर क्यों रही हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। वकील, गवाहों के सामने तुम्हें अपनी पत्नी बनाया है, अग्नि के साथ फेरे भी लिए हैं। उसकी बात सुनकर मैं कांप उठी। मैं कहने लगी, मुझे वापस घर छोड़ाओ, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, मगर इज्जत से विदा होकर इस घर में लौटूंगी। मेरी बात सुनकर उसने एक जोरदार थप्पड़ लगाया। फिर वो मेरे बहुत करीब आ गया और मेरी तरफ देखकर बोला, जब तक मैं अपना हक वसूल नहीं कर लेता तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तुम्हें क्या लगता है, अब जब तुम मेरी पत्नी हो तो ऐसे ही जाने दूंगा? मैं तो तुम्हारे लिए कब से तड़प रहा था, और आज जब ये हक मिला है और तुम मेरे इतने करीब हो, मेरी पत्नी हो, तो मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा। ये कहकर वो इतना करीब आ गया कि उसके मुंह की गंदी बदबू मेरी नाक में घुस गई। मुझे उल्टी सी आने लगी। मैंने अपनी सांस रोक ली और फिर उसके बाद उसने मेरे साथ जो किया मैं सोच भी नहीं सकती। सारी रात वो मुझे दरिंदगी का निशाना बनाता रहा, मुझे दर्द से तड़पाता रहा और मैं चाहकर भी कुछ न कर सकी। सुबह हुई तो मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर था। मैं उठकर बैठी, मेरी तो जैसे जान निकल रही थी। सब खत्म हो गया था। मेरे बाल बिखरे थे, शरीर से जगह जगह खून रिस रहा था। रवि कहने लगा,
चली जाओ वापस अपने घर, मगर खबरदार जो मेरा नाम लेकर कुछ बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई न होगा। इतना कहकर उसने मुझे घर से कुछ दूरी पर उतार दिया। मैं लूटी पुटी हालत में घर में दाखिल हुई। मेरी माँ बेहद परेशान थी। मोहल्ले की कुछ औरतें मेरे घर में बैठी हुई थीं। मुझे और मेरी हालत देखकर वे तरह तरह की बातें करने लगी, जबकि मेरी माँ ने मुझे देखा तो फौरन कमरे में ले गई और उन औरतों को वहां से भेजने लगी। मैं फूट फूट कर रोने लगी और माँ को सारी हकीकत बता दी। मेरी माँ तो अपना दिल थाम कर रह गई, मगर अब इसका कोई हल नहीं था, क्योंकि वो मेरा पति बन चुका था और मेरे साथ रिश्ता भी बन चुका था। मेरी माँ कहने लगी, अब भलाई इसी में है कि तुम्हें उसी के साथ विदा कर दिया जाए। वैसे भी वो तुमसे मोहब्बत के दावे करता है, क्या पता तुम उसके साथ रहने लगो तो वो सुधर जाए। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। मेरा दिल तो नहीं मान रहा था, मगर मैं मजबूर थी, क्योंकि मैं उसकी पत्नी थी और उसने कल जो कुछ मेरे साथ किया था मैं सारी जिंदगी भूल नहीं सकती। ना चाहते हुए भी मेरी माँ मुझे सुनहरे सपने दिखाने लगी। मोहल्ले वालों ने हमारे घर आना शुरू कर दिया। पूरे मोहल्ले में ये खबर फैल गई। बहाने बहाने से औरतें आतीं। मैंने भी किसी से कुछ नहीं छुपाया। पूरे कस्बे में ये खबर फैल गई। सब रवि पर थू थू कर रहे थे, लेकिन उसके डर से कोई कुछ बोलता न था। पूरा कस्बा जानता था कि रवि कितना गिरा और घटिया इंसान है। सब मुझे दया भरी नजरों से देखते और समझाते, अब जब तुम्हारा बाप का साया भी नहीं है, और साया था तब भी वो तुम्हारे लिए बाप कम कसाई ज्यादा था। तुम अकेली तन्हा माँ बेटी उसका मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए ऐसा करो, चुपचाप उसी के घर जाकर उसकी पत्नी बनकर रहो। अगर भगवान ने चाहा तो रवि सुधर सकता है, लेकिन मुझे पता था कि वो सुधरने वाला नहीं है। मेरी माँ भी मुझे समझाती कि अब हमारे सिर पर किसी का हाथ नहीं, सहारा नहीं। तुम्हारा बाप तो मर चुका, जबकि रवि अच्छा कमाता है, तुम्हें खुश रखेगा। इतना कहने के बाद मेरी माँ ने अपने आंसू पोंछ लिए। कुछ ही दिनों बाद रवि वापस आया और कहने लगा, आज से मैं यहीं रहूंगा। मेरी माँ भी कहने लगी, ठीक है, इस बहाने घर में एक मर्द भी मौजूद रहेगा। लेकिन उसका रवैया शादी के बाद भी नहीं बदला। वो मेरे साथ यूं ही बदसलूकी करता कि मैं दर्द और तकलीफ सहते सहते पीली पड़ गई। जैसे जैसे रात के अंधेरे बढ़ते, मेरा दिल अंदर से सूखे पत्ते की तरह कांपने लगता। शादी के नए नए दिन होते हैं जहां लड़की गुलाब की तरह महकने लगती है, क्योंकि पति उसे फूलों सा संभालता है। लेकिन मेरी किस्मत में शादी के इन नए दिनों की ये बहारें नहीं थीं। वो हर रात मेरे ऊपर जुल्म करता, इतनी तकलीफ और दर्द देता कि मैं तड़प उठती। जब मैं अपनी माँ को बताती तो वो सब्र करने को कहती। मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। रवि बेरोजगार था, उसके पास कोई नौकरी न थी। हाँ, उसके पास खुद का मकान और कुछ दुकानें थी जिनका किराया आ जाता। वो पूरा दिन कोई काम न करता, सारा दिन घर पर पड़ा रहता। और मुझे एक दिन ये खबर भी मिली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने सोचा कि शायद अपनी औलाद सुनकर रवि का गलत व्यवहार बदल जाएगा, मगर ऐसा कुछ न हुआ। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। आने वाले बच्चे की खबर सुनकर भी रवि के व्यवहार में कोई कमी न आई। वो रातों को मुझे वैसे ही तकलीफ देता। डॉक्टर ने मुझसे कहा, तुम अपने पति से दूर रहो, वरना तुम्हारे बच्चे को खतरा हो सकता है। मैंने जब ये बात रवि को बताई तो वो गुस्सा हो गया। कहने लगा, ये बताने वाली डॉक्टर कौन होती है? अगर मैं अपनी शारीरिक जरूरतें तुमसे ना पूरी करूं तो किससे करूं? क्या जो औरतें गर्भवती होती हैं वे अपने पति की जरूरतें पूरी नहीं करती? मैंने कहा, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा बहुत कमजोर है और तुम मुझे जिस तरह दर्द देते हो, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। मेरा इतना सुनना था कि उसने एक गंदा सा तंज कसा और कहने लगा, ठीक है, मैं एक मर्द हूं और मेरी भी शारीरिक जरूरतें हैं जिन्हें मैं पूरा जरूर करूंगा। अगर तुमसे नहीं तो तुम्हारी माँ मेरी जरूरत पूरी करेगी। ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। मैं उसे कहने लगी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो तुम्हारी माँ की जगह है, तुम्हारी सास है। मगर अगले ही पल उसने जो किया उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। वो उठा और मेरी माँ के पास चला गया। मेरी माँ को जबरदस्ती घसीटकर अपने कमरे में ले जाने लगा और बोला, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो मेरी माँ को कमरे में ले जा रहा था। मैं ये मंजर देख न सकी, उसे खबरदार करने लगी। तभी मेरी नज़र आंगन में पड़ी कुल्हाड़ी पर पड़ी। मैंने कुल्हाड़ी उठाई और कहने लगी, छोड़ दो मेरी माँ को। अगर तुमने मेरी माँ के साथ गलत किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर वो हंसने लगा, तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे मार सको। मैं नहीं जानती कि उस समय मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, मगर मैंने रवि के सिर पर कुल्हाड़ी मार दी। खून के फव्वारे छूट पड़े। कुछ देर बाद वो तड़प तड़प कर जमीन पर ढेर हो चुका था। शोर की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले आ चुके थे, मगर जब उन्होंने रवि को देखा तो कहने लगे,
इसका यही अंजाम होना चाहिए था। ये इसी काबिल था। उसके बाद पूरे मोहल्ले ने मिलकर गुप्त तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया, किसी को कानो कान खबर न होने दी। मैं और मेरी माँ कस्बा छोड़कर दिल्ली शहर चले आए। यहाँ आकर मैं पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करने लगी। मेरी माँ कपड़े सिलाई करके गुजारा करने लगी। कुछ महीनों बाद मैंने एक मृत बेटी को जन्म दिया। बेटी के मर जाने का दुख तो था, मगर ये सोचकर तसल्ली हो गई कि शायद इसी में उसकी भलाई थी। शहर में आने के 2 साल हो चुके थे। मैं एक छोटी मोटी नौकरी करके अपना और माँ का पेट पाल रही थी कि तभी मेरे लिए एक रिश्ता आया। ये रिश्ता मेरी माँ की एक जान पहचान वाली ने कराया था। लड़के की पहली पत्नी मर चुकी थी। बच्चे को जन्म देते ही उसकी पत्नी चल बसी थी। छोटी सी नवजात बेटी थी जिसे पालने के लिए माँ की जरूरत थी, इसलिए वो शादी करना चाहता था। मेरी माँ ने ये रिश्ता मेरे सामने रखा और कहा, लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, तुम्हें खुश रखेगा। मैंने भी इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। जिंदगी में कोई खुशियां बाकी न थीं। हाँ, जब उस मासूम बच्ची का सोचा तो मेरे दिल में उसके लिए ममता उमड़ आई। मैंने सोचा वो छोटी सी नवजात है, उसे माँ का प्यार चाहिए, मैं उसे दूंगी। पता नहीं कोई दूसरी सौतेली माँ आएगी तो कैसी होगी, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। यही सोचकर मैंने रिश्ते को स्वीकार किया। मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। मेरा पति बहुत अच्छा है, मैं उसकी बेटी का सगी माँ की तरह ध्यान रखती हूँ। ये देखकर मेरे पति के दिल में मेरे लिए इज्जत बढ़ गई। मैं अपने परिवार में बहुत खुश हूँ, लेकिन अब भी जब गुजरा हुआ कल याद आता है तो मेरी रूह कांप उठती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।